हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वर्ण विचार हमने कंप्लीट कर लिया है। आज अपन पढ़ने वाले हैं शब्द विचार, और इस शब्द विचार को हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे। और शब्द विचार पढ़ने के बाद में एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हमारे अब गलत नहीं होंगे। तो शब्द विचार, सर्वप्रथम अपन शब्द की परिभाषा क्या है। शब्द की परिभाषा दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे क वर्ण है, एक मैं है, और एक वर्ण मैंने लिया ल। अब इन तीनों वर्णों को यदि अपन मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कमल। तो कमल अब एक शब्द बन गया। यही अपनी परिभाषा है, यानी दो या दो से अधिक वर्ण, क वर्ण है, मैं वर्ण है, ल वर्ण है, वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द। तो कमल अपना शब्द बन गया। यानी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, यानी कि जो सार्थक समूह है जो बनता है उसे शब्द कहते हैं। इनमें शब्द अनेक वर्णों के मेल से बनते हैं, जैसे सर्वनाम, संज्ञा आदि। आगे अपन देखते हैं कि रचना। सर्वप्रथम हम देखते हैं शब्दों का विभाजन, यानी कि शब्द सर्वप्रथम रचना के आधार पर शब्दों का भेद। रचना व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन भेद माने गए हैं। शब्दों के कितने भेद माने गए हैं? तीन भेद। रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर हिंदी भाषा में शब्दों के तीन भेद स्वीकार किए गए हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा होता है योगरूढ़ शब्द। तो इसको आप याद रखेंगे कि रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा में जो शब्द होते हैं, शब्द तीन प्रकार के होते हैं रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। अब सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं प्राणी के लिए अनिश्चित काल से विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए तथा इनका अन्य अर्थ भी नहीं होता, तथा इन शब्दों के टुकड़े करने पर भी उन टुकड़ों का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। जैसे देखो क्या कह रहा है कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। एक तो इनके टुकड़े नहीं कर सकते, यानी इनका कोई संधि विच्छेद वगैरह नहीं होता। दूसरा, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के लिए, यानी कि प्रचलित समय से चलते हुए आ रहे हैं। जैसे देश है, अब देश के टुकड़े नहीं हो सकते अपन, यानी कि देश से ऐसे नहीं कर सकते, ये संधि नहीं हुई, यानी इनके टुकड़े नहीं हो सकते। गाय, पेड़, स्त्री, इनमें कोई संधि नहीं है। तो जिनके टुकड़े नहीं कर सकते वो रूढ़ शब्द होते हैं, जो प्रचलित समय से चलते हुए आ रहे हैं और इनके टुकड़े नहीं हो सकते। देश है तो देश ही रहेगा। गाय है, गाय के भी संधि विच्छेद अपन नहीं कर सकते। पेड़ की, स्त्री, इनके शब्दों को अपन तोड़ नहीं सकते, यानी कि इनका संधि विच्छेद नहीं होता। अगला अपन पढ़ेंगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द वो होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे शिवालिक, इसमें देखो शिवालिक, इक इसमें पढ़ते हैं, और हर रोज इसके अपन टुकड़े करेंगे तो फिर क्या बनेगा? हर रोज का, जैसे हर और रोज हो गया, यानी दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बन रहे हैं, तो फिर क्या बनेगा? हर रोज। तो हर रोज यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बन रहा है। चाय एक शब्द है, वाला एक शब्द है, राष्ट्र एक शब्द है, पति एक शब्द है। तो यानी दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो शब्दों का निर्माण होता है वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। आगे अपन पढ़ते हैं योगरूढ़ शब्द। यौगिक शब्द अपने खंडों से उत्पन्न अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे शब्द योगरूढ़ कहलाते हैं। योगरूढ़ शब्द में यानी कि बहुब्रीहि समास के उदाहरण आते हैं।
योगरूढ़ शब्द यौगिक शब्द अपने खंडों से उत्पन्न अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे शब्द योगरूढ़ कहलाते हैं, जैसे दशानन। अब इसका कोई तीसरा अर्थ निकलेगा रावण, तो विशेष अर्थ में रावण के अर्थ में प्रयुक्त होता है दशानन। दस है आनंद जिसके वह है, तो वह है रावण, यानी तीसरा अर्थ निकल रहा है। यानी कि इसके अपन टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस आनंद। अब इनका तो कोई अर्थ निकल रहा नहीं, यानी दशानन बनेगा, संधि अपन ने करी ली, लेकिन कोई तीसरा अर्थ निकलता है, वो योगरूढ़ होता है। हिमालय, हिम प्लस आले, तो हिम यानी बर्फ, आले यानी घर, जो बर्फ का घर है वो क्या है, हिमालय। तीसरा अर्थ निकल के आया हिमालय। जलज, जो जल में जन्म लेता है, तो तीसरा अर्थ क्या निकल के आएगा, कमल का फूल। जलद, जलद होता है बादल। घनश्याम, मुरारी, त्रिनेत्र, ये सब बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो योगरूढ़ शब्द में आते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़े कि 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। अब अपन पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, जिसमें विकारी और अविकारी। विकारी शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब विकारी होते हैं। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये सब विकारी होते हैं। जैसे संज्ञा नदी है, तो हम नदी को नदियों भी कर सकते हैं, नदियों भी या नदियां भी कर सकते हैं, इनमें विकार उत्पन्न हो रहा है। सर्वनाम, जैसे मान लो हम है, तो इसका हम सभी भी हो जाएगा, हमको भी हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा, हम का हमारा हो गया। क्रिया है, जैसे मान लो चल है, चलना, चले, इस प्रकार इनमें विकार उत्पन्न होता है, इनमें परिवर्तन होता है, वो विकारी होते हैं, जिनमें वे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जिसमें विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सब विकारी होते हैं। अविकारी, अविकारी वे शब्द जो लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर परिवर्तित नहीं होते, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी में आते हैं अव्यय, अव्यय बोल दो या क्रिया विशेषण बोल दो। यहाँ तो क्रिया अलग है और विशेषण अलग है, लेकिन क्रिया विशेषण विकारी अविकारी होता है। क्रिया विशेषण यदि साथ में हो, क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण अव्यय को ही कहते हैं। तो क्रिया विशेषण और अव्यय एक ही बात है, तो ये अविकारी होते हैं। जबकि यहाँ देखो, यहाँ क्रिया अलग है और विशेषण अलग है, ये विकारी होते हैं। अब इसमें क्या परिवर्तन है, अविकारी क्या होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा परंतु, तो आप इसको परंतो नहीं कर सकते, परंतो नहीं कर सकते आप इसको, इसमें परिवर्तन नहीं होता आपसे। यानी कि जैसे और भी शब्द हैं ऐसे, जैसे मान लो मैंने लिखा तब, या जैसे मैंने लिखा दूर, तो इसको दूरो नहीं कर सकते, दूरी, तो ये अविकारी होते हैं। आगे अपन देखते हैं उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, उद्गम, उत्पत्ति, इतिहास, स्रोत आदि के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण शब्द की उत्पत्ति और विकास पर आधारित है। हिंदी में किस शब्द का आगमन कहाँ से हुआ है, कहाँ से हुआ है, इसी आधार पर विभाजन किया गया है। इसमें विविध नामों से जाना जाता है। इसे उद्गम, उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत की दृष्टि से किया गया वर्गीकरण भी कहते हैं। इस दृष्टि से मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, उद्गम, स्रोत, उत्पत्ति। इनके आधार पर यानी कि शब्दों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहले होते हैं तत्सम शब्द, जो कि संस्कृत से हिंदी में आए। फिर तद्भव, यानी कि संस्कृत के शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है। देशज, जो देश काल में प्रचलित हैं, जो देश में प्रचलित शब्द होते हैं वो देशज। विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं।
इस प्रकार उत्पत्ति, स्रोत, इनके आधार पर शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सारणी में, तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और विदेशी। एक 5वां और होता है संकर, जो कि गौण भेद माना गया है, लेकिन मुख्य तौर पर उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। सर्वप्रथम हमने पढ़ा था रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद स्वीकार किए गए। फिर हमने पढ़ा था प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी 2 भेद बताए। रचना के आधार पर 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण, यानी एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी एक ही बात है, विलोम शब्द। इस प्रकार यानी कि अर्थ के आधार पर भी शब्द के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। अधिकतर विद्वानों ने उपर्युक्त वर्गीकरण के अंतर्गत उपर्युक्त 4 प्रकार ही माने हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। आगे हम देखते हैं कि एक अधिकतर जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द, विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द। अब बात कर रहा था मैं क्रिया विशेषण या अव्यय। क्रिया विशेषण या अव्यय दोनों एक ही बात है। क्रिया विशेषण बोल दो या अव्यय, ये अविकारी होता है। क्यों होता है? जैसे देखो दूर लिखा मैंने, तो दूर अव्यय है, इसको अपन केवल भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट कर सकते हैं, दूरी। तो दूरी भाववाचक संज्ञा है। जैसे मैंने लिखा यानी भीतर, तो भीतर एक अव्यय है, यानी इसको मैं भीतरों नहीं कर सकता, तो भीतर है, इसको भीतरी हो जाएगा, भीतरी। ये भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हुआ है। लेकिन वैसे कोई इनमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे परंतु है, तो परंतु को परंतु नहीं कर सकते, तो ये अविकारी होते हैं, इनको अव्यय कहते हैं, इनको क्रिया विशेषण कहते हैं। अब अपन सर्वप्रथम पढ़ेंगे विकारी। विकारी के अंदर हमने पढ़ा था कि विकारी होते हैं संज्ञा जिनमें परिवर्तन होता है। संज्ञा जैसे मान लो मैंने बताया कि नदी, तो इसको नदियों भी कर सकते हैं, नदियां भी कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा औरत, औरत भी संज्ञा है, तो औरतों कर सकते हैं। अब दूसरा हमने पढ़ा था कि सर्वनाम विकारी में। तीसरा हमने पढ़ा था कि क्रिया, क्रिया भी विकारी होती है। और विशेषण, ये विकारी शब्द है। और अविकारी केवल अव्यय होता है, जिनका वे नहीं होता वो अव्यय है, और अव्यय का ही नाम है क्रिया विशेषण। ये अविकारी होता है अव्यय, बाकी विकारी होते हैं। अब अपन सर्वप्रथम पढ़ेंगे संज्ञा। सर्वप्रथम पढ़ेंगे संज्ञा, जो कि विकारी शब्द है। सर्वप्रथम अपन संज्ञा पढ़ेंगे, अगले वीडियो में लेके आऊंगा संज्ञा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।